नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था स्टार्च से एथिल अल्कोहल। लास्ट में हमने पढ़ा था स्टार्च से हम एथिल अल्कोहल को कैसे बनाते हैं। तो हमने देखा था माल्ट को कैसे बनाते हैं, मैश को कैसे बनाते हैं और उसे किण्वनीकृत करते हैं। आज देखेंगे हम उसका रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे? उसका रासायनिक समीकरण। तो उसमें होता क्या है आपका कि लेते हैं हम स्टार्च आपके पास है C6H10O5, ये है स्टार्च। इसका हम 2 अणु लेंगे, इसको हम क्रिया करा देंगे जल से। स्टार्च के 2 अणु को लेंगे हम और इसको हम जल से क्रिया करा देंगे। तो ये है स्टार्च और इसको हम जल से क्रिया कराएंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? सुक्रोज में बदल जाएगा। किसमें? सुक्रोज में बदल जाता है। जब ये सुक्रोज में बदल जाएगा तब देखिए कि इससे हम अल्कोहल को कैसे प्राप्त करते हैं। माल्टोज को ही सुक्रोज भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो C12H22O11 ये हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब हम स्टार्च को जल से क्रिया कराते हैं तब हमें माल्टोज अर्थात C12H22O11 प्राप्त होता है। इस यौगिक को माल्टोज कहते हैं। माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। इस माल्टोज को हम पुनः जल से क्रिया कराएंगे। माल्टोज को पुनः जल से क्रिया कराएंगे। तो जब हम माल्टोज को जल से क्रिया कराएंगे तो यह क्या होगा? यह ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाएगा। यह चीज़ ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाएगा। तो आपको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा। मतलब माल्टोज का हमने जल अपघटन कर दिया। माल्टोज का जल अपघटन कर दिया तब हमको ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त हो गए। अब इस ग्लूकोज के एक अणु को हम यहाँ पे लेंगे एंजाइम। एंजाइम क्या होगा आपका? एंजाइम होगा आपका ईस्ट एंजाइम, अथवा आप इन्वर्टेज भी कह सकते हैं, माल्टेज कुछ भी ले सकते हैं। तो ईस्ट एंजाइम लेंगे हम। ईस्ट एंजाइम लेंगे। एंजाइम की उपस्थिति में किण्वनीकरण कराते हैं अथवा किण्वनीकृत करते हैं। तो हमने क्या किया है? ग्लूकोज के एक अणु को लिया है, ईस्ट एंजाइम की सहायता से किण्वनीकृत करेंगे। तब ये बनाएगा C2H5OH। क्या बनाएगा? C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल बना लेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। तो होगा क्या आपका कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ईस्ट एंजाइम की सहायता से आपने किण्वनीकृत करा दिया तो बन गया आपका एथिल अल्कोहल और CO2 गैस बाहर निकल गई। तो हमने ये चीज़ को देखा। आइए हम देखते हैं कि एथिल अल्कोहल बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसके हम अगले क्रम में देखेंगे कि गन्ने के शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण। किससे? गन्ने के शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण। लेकिन इसके पहले एक बार इसको हम अर्थात इस रिएक्शन को पुनः समझ लेते हैं। हम स्टार्च को जल के साथ क्रिया कराएंगे तब वह माल्टोज में बदल जाता है। जब हम स्टार्च को जल से क्रिया कराते हैं तब वह माल्टोज में बदल जाता है। और ये क्या है आपका? ये है आपका माल्टोज। माल्टोज को पुनः जल से क्रिया कराएंगे तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज का हमें 2 अणु प्राप्त होता है। अब इस ग्लूकोज को हम ईस्ट एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं? किण्वनीकृत कराते हैं। किण्वनीकृत कराएंगे तब हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। चलिए हम अगला देखते हैं। जो महत्वपूर्ण है वह है आपका गन्ने के सिरे अथवा गन्ने के रस से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो देखिए गन्ने के रस से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। तो गन्ने के रस से
C2H5OH, मतलब गन्ने के रस से हम कैसे एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे, आइए हम उसे समझते हैं। देखिए, गन्ने के रस में लगभग 10% ईस्ट मिलाते हैं। गन्ने के रस में हम लगभग 10% ईस्ट एंजाइम को मिलाते हैं और उसे सामान्य ताप मतलब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ देते हैं। तो गन्ने के रस को हम एक पात्र में लेंगे, इसमें हम ईस्ट एंजाइम मिलाएंगे, ईस्ट एंजाइम को मिलाएंगे और जब एंजाइम को मिलाएंगे तो होगा क्या आपका कि यह एक विलयन के रूप में तैयार हो जाता है और उसके बाद हम इसे सामान्य ताप पर मतलब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसे छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो कुछ दिन के बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। कुछ दिनों के बाद हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें एथिल अल्कोहल मिलता है। मतलब यह विलयन जो होता है आपका गन्ने का शीरा किण्वनीकृत हो जाता है, किण्वनीकृत हो जाता है और इसमें ऊपर एक लेयर बन जाती है, इसमें एक ऊपर लेयर बन जाती है और यहाँ से इस विलयन से कुछ गैसें CO2 की निकलती हैं, कुछ गैसें CO2 की निकलती हैं और इस प्रकार हमारा विलयन किण्वनीकृत हो जाता है और जब विलयन किण्वनीकृत हो जाता है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो पुनः ध्यान दीजिएगा आप कि हम गन्ने के रस को एक पात्र में लेते हैं, उसमें ईस्ट एंजाइम 10% को मिलाते हैं, उसमें 10% ईस्ट एंजाइम को मिलाते हैं और जब 10% ईस्ट एंजाइम को मिला लेंगे तो उसे सामान्य ताप पर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं और छोड़ देने पर हम देखते हैं कुछ समय बाद कि यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, यहाँ से CO2 के बुलबुले मतलब CO2 गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं और यहाँ पर जब हम देखेंगे CO2 गैस बनने लगता है मतलब निकलने लगता है तो इस प्रयोग से इस बात की पुष्टि होती है कि आपके प्रयोग में एथिल अल्कोहल का निर्माण हो चुका है। तो हमने ये चीज़ को देखा और उसके बाद इसका जो रासायनिक समीकरण होता है उसे भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले ध्यान देंगे कि इसकी जो समयावधि होती है वह 20 से 22 घंटे होती है। समयावधि क्या होगी, 20 से 22 घंटे। तो एक बार पुनः ध्यान दें, हम एक पात्र में लेंगे गन्ने के शीरे को, उसमें हम कुछ परसेंट मतलब 10% लगभग ईस्ट एंजाइम मिलाएंगे, उसके बाद उसे हम 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे उसमें CO2 गैस के बुलबुले बनते हैं और क्या होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए इसका रासायनिक समीकरण क्या है। इसका रासायनिक समीकरण जो है वो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बस। इसमें है आपका C12H22O11, इसको हम जल से क्रिया कराएंगे, अभी हमने देखा था, तो बनेगा आपका 2C6H12O6। तो हमने देखा कि ये क्या है आपका, यही है आपका सुक्रोज। ये क्या है आपका, सुक्रोज है। सुक्रोज को आपने जल के साथ क्रिया करा दिया तो ग्लूकोज के 2 अणु बन गए। जब हमने सुक्रोज को जल के साथ क्रिया कराया तो ग्लूकोज के 2 अणु बन गए। अब इस ग्लूकोज के अणु को हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज के अणु को हम किण्वनीकृत करेंगे। इस ग्लूकोज के अणु को C6H12O6 इसको हम किण्वनीकृत करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे एंजाइम होगा ईस्ट, ध्यान देना ईस्ट, अभी हम बात किए थे, ईस्ट एंजाइम होगा, ईस्ट एंजाइम होगा। ईस्ट एंजाइम की सहायता से हम किण्वनीकृत करते हैं, तब ये इसमें बदलता है, तब ये बदलेगा आपका C2H5OH में और 2CO2 में बदल जाता है, 2CO2 में बदल जाता है। तो हमने देखा कि ये सुक्रोज है, सुक्रोज का हमने जल अपघटन किया तो किस में बदल गया, ये ग्लूकोज में बदल गया, मतलब ग्लूकोज का 2 अणु प्राप्त हुआ। इसमें से हमने एक अणु को लिया और ईस्ट एंजाइम को डालकर क्या प्राप्त कर लिया, C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल और CO2 गैस बाहर निकल गई। तो हमने 2 विधियाँ देखा एथिल अल्कोहल बनाने की। अब अगली विधि हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, वह है आपका कि शीरे से, मतलब चीनी उद्योग में हमें शीरा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, चीनी उद्योग में हमें शीरा प्राप्त होता है और उससे हम देखेंगे उससे एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, तो वो भी लगभग इसी प्रकार का है। तो आइए हम उसे देखते हैं कि शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। शीरे से एथिल अल्कोहल का
अगला हम पढ़ेंगे इसी क्रम में सीरे से एथिल अल्कोहल। किससे? सीरे से C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल। तो देखिए सीरा जो होता है चीनी उद्योग से जो प्राप्त सह उत्पाद है। सीरा क्या है आपका? चीनी उद्योग से प्राप्त सह उत्पाद होता है। इसमें अधिक मात्रा में शर्करा मिलती है। सीरे में क्या होता है? अधिक मात्रा में शर्करा मिलती है। सीरा लाल रंग का, लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है। सुनिए, सीरा जो होता है आपका लाल भूरा गाढ़े रंग का द्रव होता है और यह पहले किस रूप में होता है? सांद्र रूप में होता है। सांद्र मतलब गाढ़े रूप में होता है। इसको तनु करने के लिए इसमें आवश्यकतानुसार जल को मिलाते हैं। तो पुनः ध्यान दें, जो सीरा है, सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त सह उत्पाद है। चीनी उद्योग से प्राप्त सह उत्पाद है। इसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है। इसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, लगभग 40%। लगभग 40% इसमें शर्करा की मात्रा होती है। और एक बात ध्यान दें कि जो सीरा होता है वह लाल भूरे रंग का गाढ़ा चाशनी जैसा द्रव है। सीरा क्या है? लाल भूरे रंग का गाढ़ा चाशनी जैसा द्रव है। यह हमने कह दिया। उसके बाद हम कहेंगे इसमें यह मतलब जो विलयन होता है यह पहले सांद्र होता है। कैसे होता है? सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। इसको तनु करने के लिए, इसको पतला करने के लिए इसमें हम आवश्यकतानुसार जल को मिलाते हैं। इसको हम पतला करने के लिए इसमें हम आवश्यकतानुसार जल मिलाते हैं। जब इसमें हम जल मिलाते हैं तो यह तनु हो जाता है, अर्थात पतला हो जाता है। उसके बाद हम करते क्या है कि इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। सीरे में हम क्या करते हैं? H2SO4 को मिलाते हैं। प्रश्न उठता है कि सीरे में H2SO4 को क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि सीरे में जो हानिकारक जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया आए हों वो यहाँ पे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद इसको हम एक पात्र में लेते हैं। पात्र में लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? ईस्ट एंजाइम को डालेंगे। ईस्ट एंजाइम को डालते हैं। तो ईस्ट एंजाइम को इसमें हम डालेंगे पात्र लेने के बाद। और ईस्ट एंजाइम के भोजन के लिए, ईस्ट एंजाइम के भोजन के लिए इसमें हम मिलाते हैं अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट। तो देखिए मिलाएंगे हम इसमें अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट को मिलाते हैं। अमोनियम फास्फेट को मिलाते हैं। तो इन दोनों को इसमें हम मिलाएंगे और इस पूरे उपकरण को हम 2-3 दिनों तक के लिए एक अलग वातावरण में रख देते हैं। मतलब जहाँ पे ताप कितना हो? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ताप कितना हो? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो वहाँ पे रख देते हैं और कुछ समय के बाद इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं और सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रम को पुनः एक बार ध्यान से देखें। हम कहेंगे कि इसमें होता क्या है कि हम सीरा लेंगे। सीरा चीनी उद्योग से प्राप्त सह उत्पाद होता है। इसमें 40% शर्करा की मात्रा होती है। यह पहले तन रूप में होता है। यह पहले सांद्र रूप में होता है, अर्थात गाढ़े रूप में होता है। इसको पतला अर्थात तन करने के लिए इसमें आवश्यकता अनुसार जल मिलाते हैं, जिससे यह पतला हो जाता है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने से यह फ़ायदा होता है कि सीरे में जो हानिकारक जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएं। और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो सीरा हमारा शुद्ध हो जाता है। सीरा एक लाल भूरे रंग का चाशनी जैसा द्रव होता है और इसमें हम ईस्ट एंजाइम को मिलाते हैं। सीरे में मतलब सीरे को हम एक पात्र में लेंगे और पात्र में हम क्या करते हैं? पात्र में हम ईस्ट एक लेंगे, आपको सीरे को लेंगे और सीरे में हम क्या मिलाएंगे? ईस्ट एंजाइम को मिलाएंगे। तो हमने पात्र में सीरा लिया है, सीरे में हमने ईस्ट एंजाइम को मिला दिया है। तो उसके बाद क्या होगा? ईस्ट एंजाइम के भोजन के लिए इसमें हम
अमोनियम सल्फेट अथवा अमोनियम फास्फेट को मिलाते हैं। ईस्ट एंजाइम के भोजन के लिए इसमें हम अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट मिलाते हैं। तो ये चीज़ को मिलाएंगे और इस पूरे उपकरण को हम सामान्य ताप पर अर्थात जहाँ पर ताप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो वहाँ पर रख देते हैं। तो कुछ समय बाद इसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद में क्या प्राप्त होता है, हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जब हम शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तो उसमें प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएँ इस प्रकार होती हैं। पहले शीरे को हम जल से क्रिया कराते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है शीरा C12H22O11, इसको हमने जल से क्रिया करा दिया तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 2C6H12O6 में प्राप्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जब हम शीरे को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यह ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाता है और उसके बाद हम ग्लूकोज का एक अणु लेंगे और इस ग्लूकोज के एक अणु को हम ईस्ट एंजाइम की सहायता से किण्वनीकृत कराएंगे। तब हमको प्राप्त होगा C2H5OH प्लस CO2 गैस। क्या मिलेगी? CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये हमको मिलेगा। तो पुनः ध्यान दीजिए, हम शीरे को जल के साथ क्रिया कराते हैं तब तन हो जाता है और ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब ग्लूकोज के एक अणु को हम ईस्ट एंजाइम की सहायता से किण्वनीकृत कराते हैं, तब हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और CO2 गैस बाहर निकल आती है। तो हमने देखा इस विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण, मतलब शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। अगला हम देखेंगे कि एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। किससे? एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो आइए हम देखते हैं कि एथिलीन से एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो देखिए इसमें हम करते क्या हैं कि एथिलीन गैस जो होती है उस पर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। इस विधि से मतलब एथिलीन से हम जब एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम एथिलीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, तब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो देखिए यहाँ पे होगा आपका ये समीकरण, ये है आपका एथिलीन, इसकी क्रिया आप कराओगे OH मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो एथिलीन को हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दिया, तब क्या होगा, तब ये बना लेगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH3CH2HSO4 बनाएगा। देखिए CH3CH2HSO4 बना लेगा। अब करेंगे क्या, हम इसको पुनः एथिलीन से क्रिया कराएंगे, अब देखिए उत्पाद क्या बनता है यहाँ पर उत्पाद बनेगा आपका CH3CH2 मतलब एक ट्वाइस रहेगा आपका, और यहाँ पे बनेगा आपका SO4 बनेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर बना, हमने इससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथीन से क्रिया कराया या एथिलीन से क्रिया कराया, तब हमको क्या प्राप्त हुआ, तब हमको प्राप्त हुआ एथिल सल्फेट। क्या प्राप्त हुआ? एथिल सल्फेट। अब एथिल सल्फेट को हम क्या कैसे कराएंगे, तो देखिए एथिल सल्फेट को हम जल से क्रिया कराएंगे। किससे? जल से, मतलब जो हमें प्राप्त हुआ इसको हम जल के 2 अणु से क्रिया कराएंगे। जब हम इसे जल के 2 अणु से क्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को बाहर निकाल देगा और बनाएगा आपका 2CH3CH2OH प्लस H2SO4, ये बना लेगा। तो यही था आपका किससे, एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। किससे? एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। देखिए एथिलीन को आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे, एथिलीन को आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
क्रिया कराओगे तो क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः आप सल्फ्यूरिक अम्ल से पुनः आप एथीन से क्रिया कराओगे, एथिलीन से क्रिया कराओगे। जब एथिलीन से क्रिया कराओगे तो ये बनाएगा आपका, क्या बना लेगा, एथिल सल्फेट को बनाएगा। इस बार क्या बनाता है, एथिल सल्फेट को बनाता है। अब इस एथिल सल्फेट में हम जल को क्रिया कराते हैं, इस एथिल सल्फेट को हम जल से क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका एथिल अल्कोहल। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। एथिल अल्कोहल बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। तो हमने इस चीज़ को देखा। आइए हम देखते हैं जो अगला पॉइंट है वह है आपका एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल। किससे, एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल। लास्ट बार इसे हम देखते हैं। हमने इस एथीन को लिया, एथिलीन को लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दिया, बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हमने एथिलीन से पुनः क्रिया कराया तो बना, क्या बना, एथिलीन सल्फेट बना, एथिलीन सल्फेट बना। इसको हम जल से क्रिया करा दिए तो बना आपका एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकल गया। तो हमने इसी को देखा। अगला हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है और किससे हम बनाएंगे एथिल अल्कोहल। तो अगला जो हम बनाएंगे वह होगा हमारे पास एसिटिलीन। एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल। देखिए एसिटिलीन से कैसे एथिल अल्कोहल बनता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए हम देखेंगे एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल। एसिटिलीन का सूत्र जो होता है वह होता है आपका H, इस प्रकार होता है आपका, मतलब ये है आपका एसिटिलीन, H2C2 होता है आपका। और उसके बाद इसकी क्रिया हम कराएंगे जल से। किससे कराएंगे, जल से क्रिया कराएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये बदल जाएगा आपका, ये सीधा बदल जाएगा आपका एल्डिहाइड CH3 CHO में बदल जाएगा। तो देखिए एसिटिलीन है, इसकी क्रिया हमने जल से करा दिया तो ये किस में बदल गया, ये एल्डिहाइड में बदल गया। अब इस एल्डिहाइड को किसके साथ, इस एल्डिहाइड को हम पुनः क्रिया कराते हैं, आपका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो होगा क्या, लिखेंगे यहाँ पे CH3 CHO या नाई, मतलब निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। तब होगा क्या आपका, ये बनाएगा CH3 CH2OH। तो यही था आपका किससे, एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो हम कहेंगे इस विधि में एसिटिलीन को लेते हैं, जल से क्रिया कराते हैं, तब एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। और एसिटाल्डिहाइड को निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकृत कराते हैं, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकृत कराते हैं, तब हमारा क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। तो हमने देखा एथिल अल्कोहल के बारे में। आइए हम देख लेते हैं लास्ट बार कि एथिल अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं एथिल अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। देखिए एथिल अल्कोहल जो होता है आपका एक रंगहीन स्प्रिट की तरह गंधयुक्त, एक रंगहीन स्प्रिट की तरह गंधयुक्त तीक्ष्ण स्वाद का विषैला द्रव है, विषैला नहीं, एक द्रव होता है। तो आप कहेंगे एथिल अल्कोहल एक रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद का द्रव होता है। इसकी गंध स्प्रिट की जैसे होती है और इसका क्वथनांक जो होता है, इसका जो क्वथनांक होता है आपका वो 78.1 होता है, ये इसका क्वथनांक होता है। तो हमने कहा ये एथिल अल्कोहल के कुछ गुणधर्म हैं। साथ ही साथ यह जल से हल्का होता है, यह जल से हल्का होता है, यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है, यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है, यह जल में पूर्णतः विलेय है, यह जल में पूर्णतः विलेय है। और क्या इसका कारण यह है कि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध को बना लेती है, यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध को बना लेती है। और आप कहेंगे इसे पीने पर उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसे पीने पर उत्तेजना उत्पन्न होती है और अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसके भौतिक गुणधर्म को संक्षेप में एक बार पुनः देखें। पहला है आपका एथिल अल्कोहल रंगहीन
एथिल अल्कोहल रंगहीन स्पिरिट की तरह गंधयुक्त एक द्रव होता है और यह मतलब यह जो होता है इसका क्वथनांक 78.1 पॉइंट होता है और यह तीक्ष्ण स्वाद का द्रव होता है। और आप कहोगे कि यह इसे पीने पर व्यक्ति में उत्तेजना उत्पन्न होती है और जब अधिक पी लेता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हम कहेंगे यह जल में पूर्णतः विलेय है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है और यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है। यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है। अब हम देखेंगे एथिल अल्कोहल के उपयोग कि एथिल अल्कोहल के उपयोग कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो पहला जो उपयोग है एथिल अल्कोहल का उपयोग जो पहला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा स्पिरिट बनाने में, क्या बनाने में? स्पिरिट बनाने में। और पेय पदार्थों के रूप में, पेय पदार्थों के रूप में होता है। विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, साथ ही साथ ईंधन के रूप में करते हैं और उद्योग धंधों में और औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पुनः ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र C2H5OH होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, विलायक के रूप में करते हैं, औषधि बनाने में करते हैं, स्पिरिट बनाने में करते हैं, पेय पदार्थों के रूप में करते हैं और ईंधन के रूप में करते हैं। इस प्रकार एथिल अल्कोहल का हम उपयोग करते हैं। तो आज हमने पढ़ा एथिल अल्कोहल। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि फिनाल के बारे में और फिनाल के भौतिक रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यहाँ पे वीडियो देखने के बाद कोई समस्या मिलती है, जो चीज़ न समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा, क्योंकि ये रासायनिक समीकरण है, आपको याद करने होंगे तभी आपको समझ में आएंगे। तो ठीक है, अगली बात अगले भाग में। जय हिंद।